बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीइंग अकाउंटेंट चैनल। जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारी आउटलाइन के बारे में कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसके जो टॉपिक्स हैं वो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में, पर्पस के बारे में, फंक्शंस के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं डिफरेंट आथर्स की यहाँ पे। उसमें से कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन है जो यहाँ पे, द वर्ड अकाउंटिंग मीन्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्या मतलब है? लैंग्वेज से मतलब है प्री डिफाइंड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसकी मीनिंग का हमें ऑलरेडी पता हो। सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पे, इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द प्रोसेस और वर्क ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। अकाउंटिंग सिंपल अगर लफ्ज़ों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट से क्या मुराद है? मीन्स वो अकाउंट्स जिसमें पैसों की लेन देन हो रही हो। थर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे, इट इज़ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू बिजनेस। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन्स को? उन ट्रांजेक्शन्स को जो बिजनेस से ताल्लुक़ रखती हैं। पर्टेनिंग का मतलब है जो ताल्लुक़ रखती है बिजनेस से। Last definition, not least, there are different definitions by different authors. It is the complete one definition. Accounting includes analyzing, recording, classifying, summarizing, reporting business events and transitions, help information users to make economic decisions. अकाउंटिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांजिशंस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब है हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुई इसका बिजनेस के ऊपर क्या अफेक्ट आया, किस तरीके से बिजनेस में चेंज आया इस ट्रांजिशन के होने से। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हम उसको मैन्युअली रिकॉर्ड करें या फिर हम उसको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करें। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब है चीज़ों को अलग अलग करके रखना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो चीज़ें एक जैसी हो उनको एक तरफ रखना, जो दूसरी चीज़ें दूसरी तरफ हो उनको अलग करके रखना। अगर मैं कह रहा हूँ परचेजेस तो सारी परचेज की एंट्री एक तरफ होगी, अगर मैं कह रहा हूँ सेल्स तो सेल्स की सारी एंट्रीज एक तरफ होगी। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है टोटल करना। जब हम अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं तो फिर उसमें हमें एट द एंड ऑफ डे समराइज़ करना होता है कि हमने परचेजेस तो की हैं लेकिन कितने की हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ पहले हमने 500 की, फिर हमने 300 की, फिर हमने 200 की, फिर हमने 500 की। सो पता कैसे लगे कि कितने की हैं? तो हम उसको क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? 1500 रुपये होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 500, फिर 300, फिर 200, फिर 500। सो दैट इज़ अबाउट समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स टोटलिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग बिजनेस इवेंट्स एंड ट्रांजिशन, उनकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। किसकी? जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रांजिशंस हो रही हैं बिजनेस में। सबसे पहले हमने क्या किया? ट्रांजिशंस को एनालाइज किया, उनको रिकॉर्ड किया, उनको क्लासीफाई किया, उनको समराइज़ किया और आखिर में उनकी रिपोर्ट बनाई। उन सारी ट्रांजिशन की एक रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट से मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज। एंड हेल्प्स इंफॉर्मेशन यूजर्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। अब ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन दे सकें डिसीजन मेकर्स को, यूज़र्स को, ताकि वो अच्छा डिसीजन कर सके। सो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशंस। ये जो लास्ट वाली डेफिनेशन है इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करके बताता हूँ आपको, आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। एनालाइजिंग का मतलब है लुकिंग एट व्हाट हैपेंड एंड हाउ द बिजनेस वाज अफेक्टेड। एनालाइजिंग का मतलब है हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हुई इसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया, बिजनेस किस तरीके से अफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हमने कोई चीज़ परचेज की है कैश पे, तो इससे क्या अफेक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर? इसका अफेक्ट ये आएगा कि चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं तो चीज़ें हमारे पास आएंगी, क्योंकि हम कैश पे ख़रीद रहे हैं तो पैसे हमसे जाएंगे। सो ये दो अकाउंट जो है हमारे अफेक्ट हो रहे हैं और इसका अफेक्ट हमें नज़र आएगा हमारे बिजनेस में। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पार्ट है यहाँ पे रिकॉर्डिंग इस डेफिनेशन का, पुटिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम।
अब रिकॉर्डिंग से मतलब है कि आप उसको मैन्युअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर सिस्टम में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैन्युअली का मतलब है कि आप उसको रजिस्टर पे रखते हैं, लिखते हैं, जैसे कि हम आम देख रहे होते हैं। अगर आप चाहेंगे किसी के पास जो खाता मेंटेन कर रहा है अपने बिजनेस का, उसको एक रजिस्टर पे लिख रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं मैन्युअली। और अगर हम यही काम कंप्यूटर के थ्रू करें, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, तो फिर हम उसको कहते हैं सिस्टम में रिकॉर्ड करना। थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है ग्रुपिंग ऑल द सेम एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस को परचेजेस में रखेंगे, सेल्स को सेल्स में रखेंगे, सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठे करके रखेंगे, टुगेदर करके रखेंगे। सो दैट इज अबाउट क्लासिफाइंग। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं। आप एक बुक स्टोर पे जाते हैं और वो जाके कहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स की बुक चाहिए क्लास 7 की। तो वहाँ पे जो बुक स्टोर का पर्सन है, जो शॉप का ओनर है, वो पूरी दुकान में घूमेगा नहीं। उसको ऑलरेडी मालूम है कि मैथमेटिक्स की 7 की बुक कहाँ पड़ी है। अगर आप वहाँ पे देखें तो बहुत सारी बुक्स आपको नज़र आएंगी, रजिस्टर्स नज़र आएंगे, जर्नल नज़र आएंगे, लेकिन उसे एग्जैक्टली पता है कि मैथमेटिक्स की क्लास 7 की बुक कहाँ पड़ी है। उसे कैसे पता है? उसने क्लासिफिकेशन की हुई है वहाँ पे। हर क्लास की अलग अलग बुक रखी हुई है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन यूनिवर्सिटी तक। इसके अलावा उसने सब्जेक्ट्स को भी अलग अलग करके रखा हुआ है। इंग्लिश का पोर्शन अलग है, मैथ का पोर्शन अलग है, इस्लामियात का पोर्शन अलग है। तो इससे क्या हो रहा है? एक क्लासिफिकेशन हो रही है। क्या हो रही है? क्लासिफिकेशन हो रही है। उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा बुक कहाँ पड़ा हुआ है, वो जाएगा और आपको डायरेक्ट आके उठा के दे देगा। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इन सेम में जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो हम हर चीज़ को अलग अलग रख रहे होते हैं, और परचेजेस परचेजेस की तरफ होते हैं, सेल्स सेल्स की तरफ होते हैं। हर अकाउंट अलग से मेंटेन हो रहा होता है। परचेजेस का अलग है, सेल्स का अलग है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है, अकाउंट पेएबल अलग है। ये सारे अकाउंट्स हैं जिनको हम अलग अलग करके रखते हैं। समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है टोटलिंग द रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं उन सारे रिजल्ट्स को, और आखिर में हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्टिंग मीन्स इशूइंग द स्टेटमेंट दैट टेल द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस फंक्शन। वो रिपोर्ट जो आपको आपकी प्रीवियस फंक्शन के बारे में बताती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से काम परफॉर्म हो रहे हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर की। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑथर्स की। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम पर्पस ऑफ अकाउंटिंग की। पर्पस मीन्स मकसद। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स दैट इज यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना डिसीजन मेकर्स को, ताकि वो अच्छा डिसीजन कर सकें, ताकि वो अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन कर सकें। ये जो भी सारी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और उन लोगों को इंफॉर्मेशन दें जिनको इसकी नीड है, जो इसके बेस पे डिसीजन करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन का होना क्यों ज़रूरी है? जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपका डिसीजन भी अच्छा होता है, और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर जो आपका डिसीजन होगा या जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो इतना अफेक्टिव नहीं होगा जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन के होने से वो डिसीजन का एंड रिजल्ट बेहतर हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, आप क्लास में जाते हैं और जो क्लास टीचर है आपका, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ, इंग्लिश, अकाउंटिंग, जो भी, अकाउंटिंग एग्जांपल लेते हैं। आप क्लास में गए और टीचर ने आपसे कहा कि आज आपका टेस्ट है। तो आप सारे लोग टीचर की तरफ देखेंगे और एक दूसरे को देखेंगे कि सर ने तो बताया नहीं था और आज टेस्ट है। तो सर कहते हैं कि भाई आपने टेस्ट देना है, ये आपका जो है ना टेस्ट होने लगा है, और बिगिर बताइए आपका टेस्ट किया जा रहा है। दैट इज अ सरप्राइज टेस्ट। जब आप सरप्राइज टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपका रिजल्ट इतना बेहतर नहीं होता है जितना आप तैयारी करके देते हैं। और अगर यही टेस्ट के बारे में आपको बताया जाता है एक हफ्ता पहले कि आपने आज मंडे है और अगले मंडे पे आपका टेस्ट है, तो आप रेडी होके आते हैं, प्रिपेयर होके आते हैं। अब डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन का। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है तो आपका डिसीजन और आपका एंड रिजल्ट बेहतर होगा, और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन तो करना है, आपको एंड रिजल्ट तो चाहिए। तो फिर उन दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। फंक्शंस का मतलब है काम। अब अकाउंटिंग कौन कौन से काम कर रही होती है?
द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, रिकॉर्डिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, फिर हम सिस्टम में करें या मैन्युअली करें। क्लासिफिकेशन का मतलब है अलग अलग करके रखना, या जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक जगह पे रखना। जैसे हमने कहा था परचेजेस को परचेजेस में, सेल्स को सेल्स में। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है टोटल करना। हम रिजल्ट्स को टोटल कर रहे होते हैं जो भी हमारे पास आ रहे होते हैं, चाहे परचेजेस के हो या सेल्स के हो। डील्स विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डील करती है। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना मीन्स मतलब बताना। अकाउंटिंग आपको मतलब बताती है डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का, डिफरेंट इवेंट्स का, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है और इनका मतलब क्या है। सो दैट इज ऑल अबाउट फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है हासिल क्या है अकाउंटिंग का। अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो एट द एंड हमें हासिल क्या होगा अकाउंटिंग करने से, टू कीप सिस्टमेटिक रिपोर्ट्स। जब हम अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके पास हुई हैं उनका पूरा का पूरा आपके पास रिकॉर्ड होगा। आपको पता होगा आपने कितने परचेजेस किए हैं, आपने कितने सेल्स किए हैं, आपने कितनी चीज़ें कैश पे खरीदी हैं, कितनी उधार पे खरीदी हैं, आपको किससे पैसे लेने हैं, किससे पैसे लेने, किसको आपने पैसे देने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है आपकी बिजनेस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने में। यू एग्जैक्टली नो, आपको पता होता है कि आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी करंट वैल्यू क्या है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपने उसको परचेज कितने पे किया था और अब उनकी क्या वैल्यू है। सो बिजनेस आपकी जो है ना प्रॉपर्टीज को अफेक्ट जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा होता है अकाउंटिंग की हेल्प से। अकाउंटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज टू असर्टेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है असर्टेन करने में, अश्योर करने में, मालूम करने में कि आया आपको फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। दैट इज आवर थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है, आप मालूम कर सकते हैं कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट से मालूम होती है बिजनेस की, और प्रॉफिट और लॉस आपको इनकम स्टेटमेंट से मालूम होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हम चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन आपको बैलेंस शीट से मालूम होती है, जहाँ पे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होता है कि एक बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसके ऊपर कितने कर्जे हैं, उनके पास खुद का कितना पैसा है। सो जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको मालूम होता है एग्जैक्टली कि आपके बिजनेस में फाइनेंशियल कितनी स्ट्रोंगनेस है, आपका बिजनेस कितना स्ट्रोंग है। द लास्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग का एक हासिल ये भी है, जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा डिसीजन हमें करना चाहिए। अब बैलेंस डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि सही चीज़ को सही वक्त पे सही जगह पे होना, राइट। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। बैलेंस डिसीजन मेकिंग में आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, टाइम, मनी, रिसोर्सेज। अब टाइम की अगर बात करें तो टाइम का एग्जांपल किस तरीके से आ सकता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको 10 बजे का टाइम दिया गया है तो आपने 10 बजे वहाँ पे पहुँचना है, आपका डिसीजन बैलेंस हुआ, सही डिसीजन हुआ। अगर आप सुबह को 6 बजे आ जाते हैं तो आप बहुत जल्दी आ गए, और अगर आप शाम को 4 बजे आते हैं तो आप बहुत लेट आए। सो दैट इज अबाउट बैलेंस मेकिंग। आपने बैलेंस डिसीजन करना है, जिस चीज़ की जहाँ पे जितनी नीड हो, जो टाइम की नीड हो, आपने वहाँ वो चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पैसों की। एक काम करने के लिए हमें 5,000 रुपये की नीड है और हमने वहाँ पे लगा दिया 20,000 रुपये। अब कितना एक्सेस में मनी हो गया, 15,000 रुपये एक्सेस हो गया मनी का। अब इन पैसों का वहाँ पे कोई भी सरोकार नहीं था, नीड नहीं थी वहाँ पे। 5,000 लगाने थे तो आपने 5,000 ही लगाने थे। अगर आप 5,000 रुपये की जगह पे 2,000 रुपये लगाते तो अब काम पूरा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ तो 5,000 रुपये की नीड थी। सो सिंपल इज दैट कि जिस चीज़ की जितनी नीड है वो वहाँ पे उतनी होनी चाहिए। इन द सेम वे अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्सेज में हम कहते हैं कि हमें एक काम करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है और हम वहाँ पे 6 लोग भेज देते हैं, तो अब क्या होगा? अब लोग वहाँ पे ज़्यादा हो गए, जिस तरीके से काम इफेक्टिवली होना चाहिए था नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं सर जल्दी हो जाएगा काम, 6 बंदे वहाँ पे। सो 6 बंदे अगर आप भेज देंगे तो काम नहीं होगा, हर कोई एक दूसरे के आसरे वहाँ बैठा होगा, चले मैं नहीं कर लूँगा तो ये कर लेगा, ये कर लेगा।
अगर 4 बंदों की नीड है तो वहाँ पे 4 ही भेजने चाहिए थे। अगर आपने 6 भेजे तो 2 बंदे आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इन बंदों से आप कोई और काम भी ले सकते हैं। और अगर एक जगह पे 4 बंदों की नीड है और वहाँ पे आप सिर्फ 2 बंदे भेजते हैं तो अब क्या होगा? अब अगेन काम सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 बंदों की नीड है, वो 2 बंदे कितनी भी एफर्ट कर लें, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सो इट्स सिंप्लीफाइड कि जिस चीज़ की जितनी जहाँ पे नीड हो वो चीज़ वहाँ पे उतनी होनी चाहिए। पैसों के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, या फिर अगर हमने टाइम की बात की, जो टाइम आपको मिला है उस टाइम पे आप वहाँ पे मौजूद हो। सो ये है आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।